हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के 30 प्रश्नों की, जो 2018 का पेपर है दोस्तों। 9 दिसंबर 2018 के पेपर दोस्तों। पेपर अच्छा है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है दोस्तों, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित नहीं दोस्तों, निर्धारित है निगेटिव वर्ड, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने निगेटिव वर्ड दोस्तों। दो ऑप्शन तो कट गए दोस्तों, बचे दो ऑप्शन। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे मतलब बच्चों को क्वेश्चन के आंसर देने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। हाँ, कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है। आराम के लिए जगह बनाना, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे और शिक्षक के मध्य ऐसा संबंध होना चाहिए जिसमें बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए। वही यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, आराम के लिए जगह बनाना। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा दोस्तों, वर्ड देखिए आप, वो समृद्ध। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे। पहुंच से परे होगा तो कोई मतलब नहीं हो, प्रदर्शित वर्ड भी ये तो कट गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यह ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। आगे भी देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, कॉमा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार भैया नहीं खुलना चाहिए, निगेटिव, डेली होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा दोस्तों, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, इसमें शिक्षक का भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो। खुली का मतलब बच्चा स्वतंत्र हो कि भैया हम आज पढ़ने का मन है, तो मतलब जैसे उसको, जैसे आगे लिखा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखा, मतलब जहाँ पर पुस्तकालय हो वो खुली होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया 2 से 4 निर्धारित समय नहीं होना चाहिए। जब बच्चे का मन हुआ जाके निकाल लिया किताब, पढ़ने लगा, ऐसा होना चाहिए, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। कोई निर्धारित समय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन हमारा समझ जाएगा सही। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। सबसे अच्छा की बात कीजिए दोस्तों, इसमें मतलब 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं सही हो, क्योंकि सबसे अच्छा बोला गया। मैंने आपसे बोला दोस्तों पिछली भी क्लास में कि कई कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कहो सारे सही हों, चारों ऑप्शन सही हो उसमें, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा सही है वही ढूंढना रहेगा। हालांकि इसमें दिया गया है सबसे अच्छा, किसी किसी में सबसे अच्छा नहीं लिखा रहता कौन सा सही है, तो उसमें फिर सही सब रहते हैं, लेकिन आपको कोई एक ही ढूंढना है कौन सा सबसे सही है। इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों। ऑप्शन है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम एक रूपता बनाए रखती हैं। ये राज्यवाज का कोई मतलब नहीं, बकवास ऑप्शन है दोस्तों, कोई मतलब नहीं इसका। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को कोई भैया मतलब मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चों की बात हो रही है।
तो बचे हमारे पास दोस्तों दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। में से एक ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तकों, तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक, सामग्री में से एक नहीं दोस्तों। दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं हम लोग। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। सबसे आवश्यक अधिगम। दोस्तों इसका अभिप्राय इससे है, जैसे आपने छोटी क्लासों की पुस्तकें देखी होंगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल की हो या प्राइवेट स्कूल की, तो उनमें काफ़ी चित्र हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिससे बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इसमें पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन यही पहला ऑप्शन दोस्तों। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं दोस्तों। मतलब कोई संसाधन नहीं, फिर भी चित्रों के माध्यम से, रंगीन पुस्तकों के माध्यम से सबसे आवश्यक संसाधन बनाती हैं दोस्तों। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ दोस्तों 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप एक माइंड में याद भी रख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा याद करने वाला ही क्वेश्चन है। क्योंकि भैया इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, व्यवहारवाद से कोई मतलब नहीं, मानवतावाद से कोई मतलब नहीं, ये रचनावाद है दोस्तों। आप एक तरीके से और ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपने रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, विषम ढूंढो, विषम कौन सा है इसमें, तो इसमें आप दोस्तों ढूंढ सकते हैं, उस हिसाब से तुरंत क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे भैया संज्ञानात्मक सिद्धांत ये बुद्धि से संबंधित है, मानवतावाद ये समाज से संबंधित है, व्यवहारवाद यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन, व्यवहार और मानवतावाद, मतलब व्यवहारवाद और मानवतावाद ये दोनों समाज से ही संबंधित है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत ये है बुद्धि से संबंधित, जो लेकिन रचनावाद में सब आ जाता है दोस्तों। तो यही हो जाएगा ऑप्शन, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, कोई मतलब नहीं दोस्तों, वर्दी वर्दी का कोई मतलब नहीं। क्या जो अच्छी तरह से वर्दी नहीं पहने रहेगा उसे नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं दोस्तों, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, प्रेरित का मतलब दोस्तों एक हिसाब से ये बोला बोला गया है यहाँ पर, जैसे ऑप्शन में वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, मतलब थोड़ा सा ये जैसे बच्चे एक्टिव रहें, बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, मतलब बच्चे किस, कब हम बच्चों को समझेंगे कि वो एक्टिव हैं, बच्चे कब मतलब पढ़ने की स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं दोस्तों। तो जब वो टीचरों से प्रश्न पूछेंगे या कोई सवाल उन्हें दिक्कत करेगा तो उसे डिस्कस करेंगे, तभी हम उन्हें समझेंगे कि हाँ बच्चे प्रेरित हैं दोस्तों। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों? यहाँ पर 2-3 ऑप्शन सही होंगे पक्का। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक को वास्तविक जीवन, दोस्तों ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों नियमित मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षा कोई मतलब नहीं दोस्तों, नेगेटिव। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या, व्याख्या वर्ड दोस्तों नेगेटिव है। चौथा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अब दोस्तों पहले और चौथे में से होगा, दोनों में से कोई एक। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक चीज़ बता दें, जहाँ पर आपको ऑप्शन में सबसे अच्छा पूछा जाए, सही पूछा जाए, और दैनिक जीवन या वास्तविक जीवन या इससे मतलब प्रकृति से, इससे कोई रिलेटेड वर्ड मिल जाए, वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन, तो 100% आपका ऑप्शन वही सही होगा दोस्तों।
तो इसमें दोस्तों चौथा ना सही होके हो जाएगा पहला सही, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जीवन स्थितियों की बात की गई है दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अनुशासन कामा जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? पढ़ पढ़ कर याद करने में कोई मतलब नहीं भैया। बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, देखते हैं आगे दोस्तों, चुप्पी साधा रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो दोस्तों चुप्पी साधे रहेगा बच्चा तो प्रश्न पूछेगा कब? निर्देश का कोई मतलब नहीं दोस्तों जब 3 गलत होंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है आज क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों, पर्यावरण केवल आगे अभी नेगेटिव पूरा पढ़ने की जरूरत है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सही हो सकता है ऑप्शन दोस्तों। एक बात हमने दोस्तों पहले भी बताई थी कि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर ढूंढना होगा। जिसकी क्वेश्चन में बात नहीं की गई है वो हमारा उत्तर कतई हो नहीं सकता दोस्तों। जैसे क्वेश्चन में आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात की गई है तो इसी से रिलेटेड हमारा उत्तर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, सीखने और प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, बात सही है। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया उससे नहीं मैच कर रहा, डिसमैच कर रहा दोस्तों। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक, आनुवंशिकता पर्यावरण दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? दोस्तों नेगेटिव पूछा गया है इसमें। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये तो उन्होंने कहा ही है, ये होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव पूछा गया, लेकिन सही है। लेकिन नेगेटिव पूछा गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव ढूंढना है हमें। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन ऑप्शन क्योंकि नहीं पूछा है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन विकास मात्रात्मक होता है ना कि गुणात्मक दोस्तों, यही होगा सही। मतलब गलत है, गलत पूछा गया है। 10वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों जीन पियाजे की अवस्था की बात कर रहा है कि एक सीमा नहीं है? नेगेटिव पूछा गया दोस्तों। अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्यता। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया दोस्तों कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। तो दोस्तों ये दूसरी अवस्था की बात कर रहा है। पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष, दूसरी है 2 से 7 वर्ष और तीसरी है 7 से 11 और फिर चौथी है 11 से 15। तो दोस्तों अनुक्रमणीयता का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट के फिर जैसे 5 बनाया और इसे 8 बना दें तो बच्चा पहले वाला नहीं जान पाएगी 5, यही अनुक्रमणीयता। ध्यान केंद्रित करने की मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। प्रतीकात्मक मतलब किसी चीज़ का मतलब जैसे किसी चीज़ की कल्पना, मतलब जैसे हम सोचेंगे हाँ भैया 4 है ये, तो प्रतीकात्मक किसी चिन्ह का, जैसे घोड़े का चित्र दिखाएं और वो बच्चा घोड़ा बिना देखे अपने दिमाग में सोचे, विचार का विकास, तो ये वो है दोस्तों प्रतीकात्मक विचार। अहम नेता खुद से दोस्तों 2 से 7 वर्ष में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बाकी ये सब गलत है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। के अलावा पूछा गया है दोस्तों, बाकी 3 सही, इसमें कोई एक ही होगा जो नहीं सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है।
दोस्तों साफ साफ पता चला यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। मैंने बताया था इसे ऑप्शन हमेशा गलत होंगे और इसमें गलत ही नेगेटिव पूछा गया दोस्तों के अलावा। बाकी से तो कर सकते हैं भैया, लेकिन इससे नहीं दोस्तों, चौथा ऑप्शन से। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला है विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। पता चल गया दोस्तों आपको। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? हाँ नहीं पूछ रहा, विभिन्न तरीकों की बात कर रहा दोस्तों। सॉरी, गंभीर रूप से। गंभीर रूप में कहा हाँ नहीं में कोई गंभीरता नहीं नजर आ रही। सही जवाब क्या है? हाँ नहीं में इसकी भी बात है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हाँ नहीं ये भी दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते, तभी बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ये वर्ड दोस्तों एक नया मिला है अभी तक के प्रैक्टिस क्लास में। बहुत नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये पूरे सेंटेंस को ही गलत कर दिया। करके सीखना पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ये करके सीखना। परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, सही लग रहा सेंटेंस। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, गलत हो गया भैया। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, ये भी वर्ड दोस्तों बहुत नेगेटिव। लेबलिंग का मतलब भैया किसी को बता देना कि हाँ ये फेलियर स्टूडेंट है, ये बार बार फेल हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं करना प्रगतिशील शिक्षा में। इसमें दोस्तों हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही, करके सीखना, परियोजना भी, सहयोग से सीखना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऑप्शन चौथा भी देख लेते हैं दोस्तों। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। दोस्तों अभी एक दो क्वेश्चन तीन पहले मैंने बताया था, प्राकृतिक, वास्तविक, दैनिक, ये वर्ड मिल जाए तो आपका अगर पॉजिटिव पूछा गया तो ऑप्शन वही सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है यहाँ, और शिक्षा स्वयं ही जीवन, जीवन सच्चा शिक्षक की कोई बात नहीं कि ये भैया ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। लंबे समय तक मतलब वृद्धावस्था तक बच्चा पढ़ता ही रहे, नेगेटिव कोई मतलब नहीं, बकवास। स्कूलों की आवश्यकता है नहीं है, ये बोल रहा दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वर्ड देखिए दोस्तों, प्राकृतिक दुनिया। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं भैया, परीक्षण कोई प्रक्रियाएं नहीं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। दोस्तों जैसे इसमें पहला ऑप्शन है, उनका विश्वास कि बच्चे नैतिक, विश्वास नहीं, वो पूरी तरह से बताने की, वो कंडीशन बताने ऐसा ऐसा होगा भैया, विश्वास विश्वास की कोई बात नहीं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक की कोई बात नहीं की गई है, नैतिक की बात की गई है, लेकिन परिपक्वता वर्ड नेगेटिव है। दोस्तों इसमें सीडीपी में जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, मतलब तीनों। जैसे इन्होंने मतलब ये मान के चलिए आपके 30 नंबर के पेपर में 6 नंबर तो 100% इनसे मिल जाएगा। और बाकी अगर पूरे पेपर की बात करें तो भैया 25-20 नंबर का मान के चलिए आपका इन्हीं तीन टॉपिक से, मतलब जीन पियाजे से और ये लेव वाइगोत्स्की और ये पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, इनसे मिल जाएगा आपको पूरे पेपर में 150 पे। तो दोस्तों इसमें हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई। इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं दोस्तों, कोहलबर्ग ने, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा। दोस्तों नैतिक तर्कड़ा वह होती है, नैतिक दुविधा में पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नैतिक दुविधा वह होती है दोस्तों, जैसे किसी के सामने, जैसे कोई बालक है या हम ही लोग हैं, कोई हमारे सामने समस्या आई, सामाजिक है, जैसे मान लीजिए किसी घर में चोरी हो गई भाई, अब उसको चोर के बारे में समझना है कि कहाँ गया चोर, कैसे पकड़े उसे, तो ये है नैतिक दुविधा, सामाजिक दुविधा है। और हम
इसको सोच रहे हैं, अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया कि हाँ यही चोर है, उसको मारना है, क्या करना है। तो ये है दोस्तों नैतिक दुविधा कि हम सोच रहे हैं उस पे समस्या पे, और नैतिक तड़कड़ा हुआ है दोस्तों जब हम इस पे सोचने के बाद कोई निर्णय ले लें, हाँ भैया इन्हें मारना है, इन्हें दंडित करना है, तो यह नैतिक तड़कड़ा। तो वैसे ही नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यही दोस्तों चौथा ऑप्शन। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण जब अधिकतम विकास संभव, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पूरी जिम्मेदारी लेने की कोई मतलब नहीं दोस्तों, बकवास ऑप्शन है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे पहला ऑप्शन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग को वापस लिया जा सकता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दोस्तों, इसे समीपस्थ विकास का भी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। इसकी मैं थ्योरी आपको किसी दिन करा दूंगा किसी क्लास में पूरी, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं दोस्तों कर लेते हैं, तभी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होगा। सहयोग वापस ले लिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, अधिकतम कम का कोई मतलब नहीं दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति, तो दोस्तों उभयलिंगी का मतलब जान लीजिए, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हो, उभयलिंगी का मतलब वही हो दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है दोस्तों, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति। तो दोस्तों यहाँ भी आप विषम, इसमें मानिए आप कि भैया इसमें पूछ रहा कि विषम क्या है, विषम बताओ। तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा दोस्तों, मीडिया है, समाज है, संस्कृति है। अगर आप इन पे गौर कीजिए, समाज के अंदर मीडिया भी आ जाएगी और समाज के अंदर संस्कृत भी आ जाएगी, लेकिन ट्यूशन समाज में नहीं आता है, क्योंकि ट्यूशन कोई एक ही टीचर पढ़ाता है। अगर कोचिंग होता दोस्तों यहाँ, तो ये आ जाता समाज के अंदर। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्यूशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकृत दोस्तों नेगेटिव पूछ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार बताया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग हमारा आंसर होगा दोस्तों। हम अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि भैया जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया उसके हम मतलब ऐसे सही गलत ढूंढें, तो क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत होना तय है दोस्तों। जैसे इसमें पहला ऑप्शन भी समझा जा सकता है कि हाँ भैया सही है, नहीं कह रहा, लेकिन इसमें नहीं होगा। या ध्यान रखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं, ये वर्ड देखिए दोस्तों, आलोचनाओं में से एक ही है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, कोई मतलब नहीं, भाषा वाषा की कोई बात नहीं की गई। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं भैया परीक्षण उरीक्षण का। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुख्य धारक संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। पक्षपाती मतलब आलोचना, देखिए मैंने जैसे बताया दोस्तों, पूरा आलोचना पक्षपाती वर्ड मिल रहा ना, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर देखिए दोस्तों, एकाधिक, एकाधिक का मतलब एक से अधिक। बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन एक मिल गए सेम, पहला और दूसरा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही हो जाएगा हमारा। बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, कोई मतलब नहीं। तो 21 नंबर देखते हैं, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन है और सीखने के मूल्यांकन है, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में।
तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। चौथा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं भैया यहाँ। बचे 3 ऑप्शन हमारे पास दोस्तों। तो ऑप्शन काटना बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे फायदा ये होता है दोस्तों, आज आप समझ लीजिए क्लियर कि काटना क्यों जरूरी है। पहली बात तो जैसे 4 ऑप्शन है भाई, 4 में 2 कट गए मान लीजिए, तो 2 में हमें सोचना आसान हुआ ना। अब चारों में सोच रहे हैं, काटे नहीं ऑप्शन, पहले हम चारों में सोच रहे हैं कौन सा सही, तो उसमें गलत होने का चांस रहता है दोस्तों। अगर आप पहले ऑप्शन काटते हुए चलेंगे तो उसमें ये फिक्स हो जाता है कि हाँ आप 2 बचे, 2 में सोचना आसान है और समय की बचत भी होती है दोस्तों, और मतलब दिमाग भी ज़्यादा परेशान नहीं होता। दोस्तों 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने। भरने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। निर्धारित, नेगेटिव वर्ड दोस्तों। लक्ष्य निर्धारित, निर्धारित उधारित की कोई बात नहीं भैया सीडीपी में। बच्चों पॉजिटिव क्वेश्चन में दोस्तों, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। दोस्तों ये ऑप्शन लगभग लगभग सही इसमें लग रहा है, लेकिन ये सही है नहीं दोस्तों, क्योंकि भैया इसमें सीखने के लिए मूल्यांकन है और सीखने के मूल्यांकन तो जैसे दूसरा ऑप्शन बच्चों की प्रगति की, बच्चे का विकास कैसे हुआ और फिर उसने क्या हासिल किया जानने में, तो बच्चों की सीखने की ज़रूरत का कोई मतलब नहीं है। तदनुसार शिक्षा रणनीति, यहाँ शिक्षा रणनीति का कोई मतलब नहीं दोस्तों, मूल्यांकन की बात हो रही है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेगेटिव पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य, अनिवार्य भैया नेगेटिव, नेगेटिव ही पूछा गया है। 1 मिनट पढ़ते हैं दोस्तों सारे कुछ ऑप्शन। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव पूछा गया है, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। चिन्हित करने नहीं होता दोस्तों, कोई चिन्हित करने का नहीं मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बात सही है दोस्तों, ये सही कह रहा। तीसरा ऑप्शन, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित, बात ये भी सही है दोस्तों। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन भी सही है। अगर यहाँ पूछा होता नहीं मूल्यांकन संबंधित है, तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे सही होते, पहला, तीसरा, चौथा। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, सही है मतलब नहीं पूछा गया है। रीजन है अनिवार्य नहीं भैया, अनिवार्य नहीं है। भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों 30 नंबर देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है एक अनुशासित दिनचर्या। मैंने बताया ना, अनुशासित वर्ड भी नेगेटिव है दोस्तों, ये नहीं होगा। सफल माता पिता का कोई मतलब नहीं भैया। एक संसाधन समृद्ध वातावरण दोस्तों, दूसरा तीसरा देखते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है दोस्तों। तो भैया इसमें जैसे इसमें संसाधन समृद्ध वातावरण, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से हो सकता है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित मतलब पिछड़े लोग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को, दोस्तों एक मिनट ये समझ नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों आ गया। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉजिटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव वाले तो हम पहले काट देते हैं भैया। हतोत्साहित काटो भैया। वर्गीकृत दोस्तों, वर्गीकृत भी वर्ड नेगेटिव है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, क्योंकि सिर्फ फिक्स मत मान के चलिएगा कि हाँ भैया हर क्वेश्चन में गलत हो जाए।
उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। पहला ऑप्शन दोस्तों, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं देना। भैया क्या प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो मैं अन्य बच्चों को पढ़ाने, टीचर फिर आराम से आराम करें? नहीं। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन वर्ड थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन दोस्तों देखना पड़ेगा इसमें सारे ऑप्शन। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने, जब अतिरिक्त समय देंगे तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे कैसे कहलाएंगे? ये भी नहीं होगा। उनके प्रति स्नेही मतलब बाकी के प्रति नहीं। दोस्तों मैंने कई बार बताया, समावेशी शिक्षा है दोस्तों, सभी को साथ लेके चलना है और स्नेह दिखाना तो सबके प्रति। जब सृजनात्मक और प्रतिभाशाली उनके प्रति स्नेह दिखाएंगे तो फिर कमजोर बच्चों के प्रति क्या दिखाएंगे? कठोरता? नहीं। तो दोस्तों इसमें दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब 3 गलत है तो जाहिर सी बात है एक सही हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? दोस्तों नेगेटिव पूछा गया। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट फटकार लगाना, एक कार्य को प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। दोस्तों नेगेटिव पूछा गया, इसमें एक ही तरीका पहला ही है, बाकी तो पॉजिटिव है दोस्तों। दैनिक पॉजिटिव मैंने बताया दोस्तों, वैकल्पिक तरीके भी पॉजिटिव। 27 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं। अलग अलग सोच मतलब ये प्रतिभाशाली वाले की बात करा दोस्तों, विकलांग नहीं होगा, प्रत्यास्थी नहीं होगा, डिसलेक्सिया भी नहीं होगा, सृजनात्मक दोस्तों 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? दोस्तों नेगेटिव पूछा गया। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया, जैसे अभिसारी उत्तरों वाला प्रश्न पूछना, ये अभिसारी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे तो मतलब इसमें फंसे हुए बंद प्रश्न, मुक्त नहीं प्रश्न दोस्तों, तो ये नेगेटिव है दोस्तों। बाकी दूसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी बात सही है दोस्तों। मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, यही है हमारा उत्तर, क्योंकि नहीं पूछा गया। अभिसारिक मतलब बंद, फंसे हुए, भैया तुम ऐसे प्रश्न पूछना जो बंद अंत वाले प्रश्न हो, मुक्त नहीं, खुले प्रश्न नहीं, तो यही नेगेटिव दोस्तों। 29 नंबर दोस्तों को क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? मैंने बताया दोस्तों, भय, प्रेम, क्रोध, डर, ये सब संवेग है। उत्तेजना भी कोई मतलब नहीं, स्मृति का कोई मतलब नहीं, ध्यान कोई मतलब नहीं, डर दोस्तों हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलेगा तो फिर थोड़ा सा और मतलब फिर टाइम देने में कोई मतलब ये लगता है कि हाँ सही हो रहा हमारा, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं सही है। अगर कुछ उधर से मतलब रिप्लाई नहीं आता, बच्चे कुछ देते नहीं, तो फिर लगता है कि कोई मतलब नहीं। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा आप अपने। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? दोस्तों ऑप्शन है, बच्चे का परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे का को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ऑब्लिक में दोस्तों बच्चे के जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दोस्तों मैंने पहले बताया, जो हमारे क्वेश्चन में रहेगा उसी के गार्डन भैया हमें उत्तर देना है। अगर हमने अपना दिमाग लगाया तो क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दूध बूथ मिल गया, दूध खरीदने का अनुभव पॉजिटिव कह भी रहा और पॉजिटिव ये भी कह रहा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। क्लास में जो मतलब मैंने कराए 30 क्वेश्चन
और समझाने का तरीका भी अगर आपको कहीं मतलब प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।